नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का। और जिन लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, तो ये जाके आप लोग चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। तो मेरे जो हमारे मैकेनिक्स की फर्स्ट ईयर की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप लोग और आपके फ्रेंड्स फ़ायदा उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोग लेके आए लेक्चर नंबर 4 में अप्लाइड मैकेनिक्स में, जो आपका चैप्टर फ्रिक्शन चैप्टर है, जो घर्षण जो चैप्टर है बेटा, घर्षण जो चैप्टर है, उस घर्षण चैप्टर से रिलेटेड मैंने सारे एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड हमारे साथ बने रहिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और मैं बेटा आपको बता दूं, जो मैं आज क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं बेटा, आपके पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में पहले भी पूछे जा सकें। इसीलिए मैंने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और उनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में बेटा मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ, जितनी भी मैकेनिक्स की बेटा वीडियो है, उनकी सारी पीडीएफ, एमसीक्यू की वीडियो प्लस थ्योरी की जो पीडीएफ है, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी बेटा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी बात करते हैं। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान को कहते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन रखा गया, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन को रखा गया बेटा। तो सबसे पहली बात है कि स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान को क्या कहा जाता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकंड ऑप्शन है बेलन घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। सी ऑप्शन है अभिलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन। एंड डी ऑप्शन है घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा बेटा। ये जो स्थैतिक घर्षण होता है उसका अधिकतम मान क्या होता है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होता है? जब बॉडी हमारी रखी रहती है सरफेस के ऊपर और वो चलना स्टार्ट नहीं करती है, तो जब वो स्थैतिक अवस्था में होती है, रुकी हुई अवस्था में होती है, तो हमें उस समय जो फ्रिक्शन लगता है वो हमारा कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और उस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है बेटा? ये होती है सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। तो बेटा आपको बता दूं, पहला ऑप्शन है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन ए हमारा सही है। तो ध्यान रखिएगा, सभी लोग लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी होती है बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, रोलिंग फ्रिक्शन होता नहीं, नॉर्मल रिएक्शन तो होता नहीं, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं। बाकी तीन ऑप्शन हमारे गलत है, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग देख लीजिएगा। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज धनात्मक, पॉजिटिव। सेकंड ऑप्शन है ऋणात्मक, नेगेटिव। सी ऑप्शन 0 एंड डी ऑप्शन उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो घर्षण बल जो कार्य करता है बेटा, वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कि 0 होता है कि ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। तो बेटा मैं आपको बता दूं, वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है बेटा, ये एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। अभी हम आगे आपको बताएंगे, कई क्वेश्चंस हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन से लेके कवर किए हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है बेटा। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाता है तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो 0 हो जाता है। नेगेटिव फ्रिक्शन फोर्स तो आप जानते हैं, जब भी बॉडी आगे बढ़ती है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगता है, तो नेगेटिव भी होता है। लेकिन पॉजिटिव भी बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभी पॉजिटिव फ्रिक्शन फोर्स भी होता है। तो इसका भी एग्जाम्पल हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी भी सही, ऑप्शन सी भी सही है बेटा। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। तो सेकंड का ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बेटा, सभी लोग का आंसर लिख लीजिएगा, सेकंड का ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब कोई वस्तु किसी पिंड पर गति करती है तो वह घर्षण कहलाता है। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सरफेस देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है स्थैतिक घर्षण, दूसरा ऑप्शन है गतिक घर्षण, तीसरा ऑप्शन है सीमांत घर्षण, और डी ऑप्शन है लोटिक घर्षण। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। जब कोई वस्तु पृष्ठ पर गति करती है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सरफेस देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा क्या होता है, जो फ्रिक्शंस होते हैं कई टाइप के होते हैं। पहला ऑप्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, जब बॉडी मूव करती है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा लगता है। तो ध्यान रखिएगा, थर्ड का ऑप्शन क्या हमारा? बी सही है। सभी लोग ध्यान रखिएगा, जब भी बॉडी मूविंग पर होती है, मूविंग कंडीशन में हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। जब बॉडी रुकी होती है, स्टेशनरी कंडीशन पर, रुकी कंडीशन पर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का। और रोलिंग फ्रिक्शन जब बॉडी रोल करती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा? थर्ड का ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा घर्षण कम करने में प्रयुक्त नहीं होता है? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, तो इसमें पूछा गया कि नॉट यूज मतलब कम करने में प्रयुक्त नहीं होता है।
फर्स्ट ऑप्शन है तेल ऑयल, सेकंड ऑप्शन मिट्टी सैंड, सी ऑप्शन है बॉल बियरिंग एंड डी ऑप्शन है ग्रेफाइट। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फ्रिक्वेंसी क्या है बेटा, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस नहीं करता है, मीन्स फ्रिक्शन को बढ़ाता है। ठीक है बेटा, तो ऑयल की बात की तो ऑयल सभी को पता है बेटा, ऑयल हमारा चिकना पदार्थ होता है और ये स्मूथनेस लाता है तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बॉल बेयरिंग की बात करें, बॉल बेयरिंग लगी होती है, ये भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, बॉल सरफेस से कनेक्ट होती है तो ये भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है बेटा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट भी हमारी क्या होती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। तो मिट्टी जो होती है बेटा, सैंड क्या होती है, जो सैंड होती है बेटा, सैंड कैसे होती है, खुरदरी होती है। तो ध्यान रखना बेटा, सैंड कैसी होती है, खुरदरी होती है, रफनेस होती है, इसमें रफनेस भरी होती है, खुरदरापन होता है। तो खुरदरापन होगा तो क्या करेगा बेटा, फ्रिक्शन को बढ़ाएगा। तो मिट्टी जो होगी बेटा ये फ्रिक्शन को रिड्यूस नहीं करेगी, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। बाकी ऑयल चिकना होता है, तुरंत रिड्यूस कर देगा फ्रिक्शन, बॉल बेयरिंग भी रिड्यूस करती है, ग्रेफाइट भी रिड्यूस करता है, तो केवल ऑप्शन हमारा बी बचा, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 5 में। डब्लू भार का एक पिंड को ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ रखने के लिए क्षैतिज बल F लगाया जाता है। पिंड को दीवार के साथ रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल कितना है। ए ब्लॉक ऑफ वेट W इज हेल्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल ब्लॉक बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स F। द मिनिमम वैल्यू ऑफ होल्ड नीडेड टू होल्ड द ब्लॉक। सबसे पहली बात है बेटा, ये जो क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा, जिसमें ब्लॉक दे रखा है W जो कि वर्टिकल ब्लॉक के अगेंस्ट रखा गया है, जिसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाया गया है। ठीक है ना, तो उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। एक हम लोग वर्टिकल ब्लॉक बनाएंगे, वर्टिकल ब्लॉक पे वर्टिकल जो लाइन है उस पर एक ब्लॉक रखा है। ठीक है, ब्लॉक का वेट क्या है हमारा, W जो नीचे की ओर लग रहा है, इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जा रहा है, तो F हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जा रहा है। तो पूछा गया है बेटा कि मिनिमम फोर्स कितनी लगेगी, तो आपको मैं बता दूं बेटा, ऑप्शन ए है W से कम, ऑप्शन बी है W के बराबर, ऑप्शन सी है W से अधिक, ऑप्शन डी है आंकड़े पर्याप्त नहीं है। तो बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा कि ये जो ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लगेगा, W के बराबर लगेगा, W से कम लगेगा, W से ज़्यादा लगेगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि इस ब्लॉक को रोकने की कोशिश करेगा, वो ध्यान रखिएगा हमेशा W से ज़्यादा लगेगा। F की जो वैल्यू है बेटा, F जो की वैल्यू होगी वो हमेशा W से ज़्यादा होगी, तभी ब्लॉक क्या होगा, ये क्षैतिज बल के थ्रू रुका रहेगा वहाँ पर। ठीक है बेटा, मिनिमम फोर्स हमें बताना है, मिनिमम फोर्स कितना होगा कि ब्लॉक हमारा यहाँ पर रुका रहे, अपनी पोजीशन पर रुका रहे। तो अपनी पोजीशन पर तभी रुका रहेगा जब फोर्स की वैल्यू W से ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, अगर फोर्स की वैल्यू W से कम हो जाएगी तो ब्लॉक हमारा नीचे आ जाएगा, या फोर्स की वैल्यू W के बराबर होगी तो ये भी हमारा नीचे आने की कंडीशन पर होगा। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी ही हमारा सही है। तो 5th का ऑप्शन सी सही। ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिएगा और फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैंने फिगर के थ्रू आपको समझा दिया है। तो 5th का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग देख लीजिएगा। सीमांत घर्षण लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, पूछा गया है। हमेशा गतिक घर्षण से अधिक होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन। हमेशा गतिक घर्षण से कम होता है, ऑलवेज लेस देन डायनेमिक फ्रिक्शन। सी ऑप्शन है गतिक घर्षण के बराबर होता है, इक्वल टू डायनेमिक फ्रिक्शन। एंड डी ऑप्शन है गतिक घर्षण से भी कभी अधिक और कभी कम होता है, सम टाइम ग्रेटर एंड सम टाइम्स लेस देन द डायनेमिक फ्रिक्शन। तो बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए बेटा क्या होगा। जो सीमांत घर्षण होता है वो क्या होता है कि हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन से कम होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन के बराबर होता है, कि कभी कभी डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, कभी हमारा कम होता है। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ध्यान रखिएगा बेटा, लिमिटिंग जो फ्रिक्शंस होते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सी होती है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है बेटा वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, हमारे जो कई सारे फ्रिक्शंस होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है बेटा, स्थैतिक घर्षण होता है, दूसरा होता है डायनेमिक फ्रिक्शन होता है, तीसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो ये 3 तरह के हम लोगों ने पढ़ रखे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बेटा मैं आपको बता दूं, सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की होती है। ठीक है बेटा, डायनेमिक फ्रिक्शन भी इसकी वैल्यू कम होती है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो सबसे अधिक होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन। तो ये ध्यान रखना बेटा, जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शंस होते हैं वो जो सीमांत घर्षण होते हैं वो हमेशा गतिक घर्षण काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज़्यादा होते हैं। ठीक है बेटा, डायनेमिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम भी होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ध्यान रखिए बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने दोनों नाम दे रखे हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखना आप लोग, लेस देन हो नहीं सकती, इक्वल टू डायनेमिक हो नहीं सकती, बाकी डी ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, हमेशा गतिक घर्षण से अधिक होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग देख लीजिएगा। जब कोई पिंड नत समतल पर स्थिर रखा है, नत समतल मीन्स इंक्लाइन प्लेन, इस तरह का प्लेन है, इस पर कोई बॉडी हमारी रखी हुई है, तो घर्षण बल का मान कितना होगा? तो इस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? व्हेन अ बॉडी इज लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन एंड डज नॉट मूव, ठीक है, बॉडी वो रखी हुई है और मूव नहीं कर रही है, ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू आर के बराबर होगी, इक्वल टू म्यू आर से कम होगी, लेस देन म्यू आर से अधिक होगी, ग्रेटर देन म्यू आर, और आर के बराबर होगी। तो बेटा आपको बताना है जैसे ये इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस पे ये बॉडी हमारी रखी है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है, अब ताकि ये बॉडी मूव ना कर सके, ठीक है ना, तो इस पर कितना लग रहा होगा बेटा? म्यू आर जो हमारा है, म्यू आर से ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। नहीं, म्यू आर से बेटा कम फोर्स लगेगा, तभी बॉडी क्या होगी? स्टैटिक। तो हमेशा आप लोगों को पता है जब भी बॉडी रुकी हुई रहती है, ठीक है, स्टैटिक कंडीशन पर होती है, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है म्यू आर, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा म्यू आर से कम होता है, तभी तक बॉडी क्या होती है? रुकी होती है। लेकिन जैसे ही फोर्स हमारा म्यू आर से ज़्यादा होता है, बॉडी हमारी चलनी स्टार्ट कर देती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? 7 का बी ऑप्शन सही, म्यू आर से कम होता है, ठीक है, म्यू आर के बराबर हो नहीं सकता बेटा। ग्रेटर देन म्यू आर की कंडीशन पे बॉडी हमारी चलने लगेगी, और आर के बराबर, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, तो बी ऑप्शन हमारा सही, 7 का ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग देख लीजिएगा। एक वस्तु नत समतल पर रखी है और इसके नीचे इसको नीचे की ओर धकेलना है, तो नत समतल का कोण कितना होगा? ए बॉक्स इज प्लेस ऑन इंक्लाइन प्लेन एंड हैज़ टू बी पुश डाउन, ठीक है बेटा। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा? मीन्स जो हमारा नत समतल है उसका एंगल कितना होना चाहिए? घर्षण कोण के बराबर, घर्षण कोण से अधिक, विराम कोण के बराबर, विराम कोण से कम। तो आपको बेटा बताना है कि जो जो हमारा इंक्लाइन प्लेन होता है, इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी रखी होती है, तो ये एंगल कितना होगा, ठीक है बेटा, ये एंगल कितना होगा? घर्षण कोण के बराबर। और बॉडी को क्या करना है? बॉडी इज प्लेस ऑन द इंक्लाइन प्लेन है एंड हैज़ टू बी पुश डाउन, तो ध्यान रखना बेटा बॉडी क्या है? रुकी हुई है इंक्लाइन प्लेन पे, और उसको क्या करना है? पुश करना है, ठीक है बेटा। तो पुश करने की कंडीशन पर क्या होगा? मीन्स बॉडी अपने आप नहीं चल रही, उस पर फोर्स लगा के हम लोग उसे नीचे की ओर ला रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा बेटा? तो ध्यान रखिएगा बेटा, ए ऑप्शन है इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बी ऑप्शन है मोर देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सी ऑप्शन है विराम कोण के बराबर, और डी ऑप्शन है विराम कोण से कम। तो बेटा मैं आपको बता दूं, एंगल ऑफ रिपोज सबने पढ़ रखा है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? वो एंगल होता है विश्राम कोण जिस पर बॉडी क्या होती है? स्थिर होती है। अगर वो एंगल से ज़्यादा एंगल हमारा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा एंगल हो जाएगा, तो बॉडी क्या होगी बेटा? बॉडी अपने आप क्या होगी? चलने नीचे की ओर स्टार्ट कर देगी। तो ध्यान रखिए बेटा, विश्राम कोण से जब तक हमारा एंगल कम होगा, ठीक है बेटा, विश्राम कोण से जब तक एंगल हमारा कम होगा तब तक बॉडी क्या होगी? हमारी इंक्लाइन प्लेन पर रुकी रहेगी, और वो एंगल कितना होना चाहिए? एंगल ऑफ रिपोज से कम, ठीक बेटा। एंगल अगर विश्राम कोण से ज़्यादा एंगल हो जाएगा तो बॉडी अपने आप नीचे आना स्टार्ट कर देगी, ठीक है बेटा। इसीलिए जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के, ठीक है बेटा। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो जिन लोगों ने बेटा नहीं देखा है, जो अच्छे से फ्रिक्शन को नहीं पढ़ पाए, दोबारा जाके आप लोग पढ़िएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और इन चीज़ों को पढ़ सके। आपके अगर आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं फ्यूचर में जाके, ठीक है बेटा, आप कभी आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा, और साथ ही सेमेस्टर एग्जाम्स में भी इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, घर्षण हमेशा, फ्रिक्शन जो ऑलवेज होता है, गति में मदद करता है, गति का विरोध करता है, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी सिंपल लेके आया हूँ आपके लिए। कुछ न कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे एग्जाम में आते हैं बेटा कि जो सिंपल क्वेश्चंस भी हमारे होते हैं। तो फ्रिक्शन ऑलवेज हेल्प्स द मोशन, ओपोजेस द मोशन, बोथ ऑफ द दीज, नन ऑफ द दीज। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होता है। फ्रिक्शन कभी भी मोशन को हेल्प नहीं करता, ये ध्यान रखिए बेटा, ए ऑप्शन हमारा गलत है। फ्रिक्शन कभी भी हमारा मोशन को हेल्प नहीं करता। हाँ, फ्रिक्शन हमेशा गति का विरोध करता है, ठीक है। बॉडी अगर सीधे जा रही है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन इस पर नीचे की ओर लगेगा। तो फ्रिक्शन अपोजिट द मोशन, बी ऑप्शन हमारा सही है। तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया, डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग देख लीजिएगा। माचिस की तीली को माचिस के डिब्बे पर रगड़ने से आसानी से आग लग सकती है, क्योंकि ए मैच स्ट्रक ऑन द मैच बॉक्स कैचेस फायर ईजिली।
ए घर्षण से आग लग सकती है, फ्रिक्शन में कॉज फायर। बी ऑप्शन है रासायनिक प्रतिक्रिया से ऑफ केमिकल रिएक्शन। सी ऑप्शन है बल के कारण माचिस की तीली गर्म हो जाना, फोर्स हीटेड बाय द मैच स्टिक। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज। तो बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा कि जो माचिस की तीली है, माचिस के डिब्बे रगड़ने से आसानी से आग क्यों लग जाती है बेटा। सभी लोगों ने घरों में देखा बेटा, आप लोगों ने सभी ने मैच स्टिक के थ्रू मैच बॉक्स से मैच स्टिक को जलाया है और वो आप देखते हैं धीरे से जल्दी से कैच फायर जो होती है, आग तुरंत लग जाती है बेटा। क्या रीज़न होता है, किस वजह से माचिस की तीली माचिस के डिब्बे से के थ्रू आग लगती है बेटा। तो बेटा क्या होता है, जो उसमें घर्षण होता है बेटा, जो दोनों जो तीली होती है माचिस की तीली और जो माचिस का डिब्बा होता है, उन दोनों के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण क्या होता है, वो जो माचिस की तीली होती है वो जलना स्टार्ट तुरंत कर देती है। इसीलिए जो ए ऑप्शन है वो आपको एकदम सबसे आसान और सबसे सटीक आंसर हमारा दिख रहा है। रासायनिक प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं होती है, बल के कारण माचिस की तीली गर्म, बल कोई नहीं लगाते बेटा, हम लोग हल्का सा फोर्स लगाते हैं उससे हमारी जलती, तो ये कोई मेन और रीज़न नहीं है। बाकी डी ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन क्या सही है हमारा, 10th का ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोग देख लीजिएगा। यदि अभिलंब बल को दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। इफ नॉर्मल फोर्स इज डबल द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। सबसे पहली बात है आपको पता होना चाहिए नॉर्मल फोर्स क्या होता है। ठीक है बेटा, जब कोई बॉडी सतह पर रखी होती है तो उसकी सतह के लंबवत परपेंडिकुलर जो आर लगता है वही हमारा क्या होता है, रिएक्शन फोर्स होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अभिलंब बल, नॉर्मल फोर्स भी हम लोग कहते हैं। ठीक है बेटा, तो जब किसी भी बॉडी और उसकी एफ की वैल्यू कितनी होती है, म्यू आर, सभी को पता है बेटा। तो यहाँ पर पूछा गया कि अभिलंब बल आर की वैल्यू को क्या किया है, डबल कर दिया गया है। तो जब आर की वैल्यू को दुगना करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए है परिवर्तित नहीं होगी, ऑप्शन बी है आधा होगी, सी दुगना होगी और डी ऑप्शन 3 गुना होगी। इफ द नॉर्मल फोर्स इज डबल द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट चेंज, हाफ, डबल, ट्रिपल। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कभी भी नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड नहीं करती है। तो ना ही हमारा आधा होगा, ना ही डबल होगा, ना ही ट्रिपल होगा बेटा। तो ये कभी भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करती है हमारी अभिलंब बल पे। ठीक है बेटा, चाहे नॉर्मल रिएक्शन जितना भी बढ़े, चाहे नॉर्मल रिएक्शन जितना भी घटे, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कभी भी चेंज नहीं होने वाला। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कब चेंज होगा, जब दो सतह आपस में टच कर रही हैं तो उनके एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल कम और ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा उतना ही चेंज होगा। या मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, बॉडी की प्रॉपर्टी पे, सरफेस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ध्यान रखिएगा बेटा, कभी आप डबल ट्रिपल मत लगा दिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन सारे हमारे गलत हैं, केवल ऑप्शन ए हमारा सही है। 11th का ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है परिणाम प्रतिक्रिया और उसके विलंब के बीच के कोण जिस पर पिंड गति करता है क्या कहलाता है। द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट रिएक्शन एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑन विच द बॉडी मोशन ऑफ द बॉडी इज इम्पेंडिंग कॉल्ड इज। पहला ऑप्शन है सीमांत घर्षण कोण, विराम कोण, घर्षण कोण, जेनिथ का कोण। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा कि when the angle between the resultant reaction and the normal to the plane on which the body is impending is known as angle of limiting friction, angle of repose, angle of friction, zenith angle। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। आपको सबको पता है जो रिजल्टेंट रिएक्शन और नॉर्मल टू द प्लेन होता है, जब बॉडी हमारी चलती है बेटा तब उसमें जो हमारा एंगल होता है कौन सा होता है, एंगल ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉर्मल जो प्लेन के और रिजल्टेंट रिएक्शन के बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो एंगल कौन सा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, फोर रिपोज नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता, जेनिथ एंगल नहीं होता। तो 12th का ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बेटा, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा, फ्रिक्शन चैप्टर को डिटेल में पढ़ रखा होगा, तो बेटा इसके आंसर्स आप लोग पता कर सकते हैं। तो बेटा तो जो लोग को बेटा जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो वो लोग आप लोग दोबारा देखिएगा, क्वेश्चंस को बुक्स के थ्रू पढ़िए। हमारे चैनल पर पूरी थ्योरी क्लासेस अवेलेबल है फ्रिक्शन की, वहाँ पर जाके देखिए, उसको पढ़िए पूरा डिटेल में, नोट्स बनाइए, हमारी PDF अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और सब चीज़ों को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण के नियम के संबंध में कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ए ऑप्शन है घर्षण बल हमेशा पिंड की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू विच इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव।
तो सबसे पहले हम लोग इसी ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि ऑप्शन ये सही है कि गलत है। तो घर्षण बल हमेशा पिंड की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ऑब्वियस सी बात, ये सही कह रहा है बेटा। जो घर्षण बल होता है, जैसे बॉडी हमारी ये रखी है, बॉडी पे फोर्स लगा के बॉडी इधर की डायरेक्शन मूव कर रही है, फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी इधर की डायरेक्शन मूव कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन फोर्स पीछे क्यों लगता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू विच बॉडी टेंड्स टू मूव। बी ऑप्शन है घर्षण बल दोनों सतहों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा। द फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंडेंट टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस। तो मैं आपको बता दूं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता फ्रिक्शन से। ठीक है बेटा। अगर क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो घर्षण बल बढ़ जाएगा, इसका कोई रीज़न नहीं है। एफ आपको पता है म्यू आर के बराबर होता है। एफ किस पे डिपेंड करता है, म्यू पे और आर पे। तो यहाँ पे एरिया का कोई भी फॉर्मूले पर रोल नहीं है। तो घर्षण बल क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, निर्भर नहीं करता है। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो इसका मतलब बी ही हमारा आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी ऑप्शंस भी हमारे सही गलत हों। ठीक है बेटा। घर्षण बल सतहों के खुरदरेपन और चिकनाई पर निर्भर करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, खुरदरेपन चिकनाईपन किस में होता है, म्यू पे डिपेंड करता है। म्यू ही हमारी होती है जो रफनेस बताती है, स्मूथनेस बताती है, उसी पे हमारा जो फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू बढ़ती है घटती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही। तो मीन्स ये ऑप्शन भी हमारा इससे हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है ना। सीमांत घर्षण के परिणाम और दो संपर्क सतहों के बीच प्रतिक्रिया बल का अनुपात होता है। ऑब्वियस सी बात होती है, जो सीमांत घर्षण होता है उसका परिणाम क्या होता है, दोनों संपर्क सतहों के बीच प्रतिक्रिया बल के बीच के अनुपात के बराबर होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा जो घर्षण बल का जो परिणाम होगा एफ जो होगा वो किसके बराबर होता है, दो संपर्क सतहों के बीच की प्रतिक्रिया बल। जो प्रतिक्रिया बल होती है एसी का जो अनुपात होता है, इसी को हम लोग कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर्स द कांस्टेंट रेशियो इन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। ठीक है ना। फ्रिक्शन की बात की जाए तो ऑप्शन ए भी सही है। ठीक है। फ्रिक्शन की बात की जाए ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन फ्रिक्शन के लिए ऑप्शन बी गलत है। ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया गलत कौन सा है, तो गलत तो अभी हमने बताया ऑप्शन बी ही हमारा गलत है। तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। कभी कभी क्वेश्चंस काफ़ी लंबे पूछे जाते हैं, आप देख रहे हैं इसमें बहुत लंबी लाइन लिखी हुई है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सभी लोग देखिएगा। क्षैतिज के साथ झुके हुए समतल द्वारा बनाए गए न्यूनतम कोण को क्या कहा जाता है, जिससे जैसे झुकी हुई सतह पर रखी वस्तु को स्लाइड करना शुरू किया जाता है। ठीक है बेटा। द मिनिमम एंगल मेड बाय द इंक्लाइन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन एन इंक्लाइन प्लेन सरफेस जस्ट बिगन टू स्लाइड इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विश्राम कोण, बी ऑप्शन है घर्षण कोण, सी ऑप्शन है अक्षांश का कोण, डी ऑप्शन है सीमांत घर्षण कोण। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। कि जब भी बॉडी जो क्षैतिज से झुके हुए समतल पर न्यूनतम कोण को क्या कहते हैं, जब बॉडी सतह पर रखी हुई होती है तो वो हमारी क्या होती है, चलना स्टार्ट करती है। तो किस में बात की जा रही है, नत समतल पे। ध्यान रखिएगा, समतल लिख दिया मैंने, नत समतल है मीन्स इंक्लाइन प्लेन है। कि बॉडी हमारी कैसे रखी, इंक्लाइन प्लेन पे रखी है। उसमें मिनिमम एंगल जो होता है जब बॉडी स्लाइड करना शुरू करे तो वो एंगल कौन सा कहलाता है बेटा, एंगल ऑफ रिपोज। तो ध्यान रखिएगा बेटा, वो एंगल ऑफ रिपोज पहले भी अभी मैंने बताया, एंगल ऑफ रिपोज ही होता है जिस पर बॉडी हमारी स्लाइड करनी शुरू होती है। अगर एंगल हमारा एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी और नीचे की ओर आनी शुरू कर देगी बॉडी। ठीक है ना। एंगल हमारा रिपोज से ज़्यादा होगा। अगर एंगल हमारा एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा, विश्राम कोण से कम होगा, तो बॉडी रुकी रहेगी अपनी समतल पर और नीचे नहीं आएगी। ठीक है। तो ये एंगल हमारा एंगल ऑफ रिपोज होता है। ध्यान रखिएगा बेटा सभी लोग, 14 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। किसी खुरदरे क्षैतिज तल पर आगे लगने वाली वस्तु के लिए यदि घर्षण कोण है तो घर्षण कोण गुणांक कितना होगा। ठीक है। इफ इन अ रफ प्लेन मूविंग ऑब्जेक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ द फ्रिक्शन एंगल इज 30 डिग्री देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया बेटा, और न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स आपको भी थोड़े थोड़े आने चाहिए, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल फॉर्मूलेस होते हैं तो कभी कभी एमसीक्यू में न्यूमेरिकल भी ये, लेकिन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मीन्स म्यू की वैल्यू आपको बतानी है। आपको फ्रिक्शन एंगल दे रखा है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। ठीक है बेटा। तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने फ्रिक्शन एंगल पढ़ रखा हो, म्यू बराबर tan थीटा, जहाँ पर म्यू क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा क्या होता है फ्रिक्शन एंगल घर्षण कोण। ध्यान रखिएगा बेटा, तो यही आपको फॉर्मूला लगाना है, म्यू बराबर tan थीटा। ठीक है। म्यू बराबर tan थीटा कितना है, tan 30। अब tan 30 की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, 1/√3। ठीक है बेटा। अब 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.√3 की वैल्यू 1.732। तो ये बेटा कितना आएगा हमारा, ये कितना आएगा 1.732।
ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा लगभग हमारा 0.577। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 0.577। ठीक है बेटा, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है ना, 1030 की वैल्यू आपकी पता है 1/√3 होती है। 1/√3 की वैल्यू क्या होती है पॉइंट्स में, 0.577, ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सभी लोग देख लीजिएगा। दो सतहों के बीच घर्षण का कारण क्या है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। ए ऑप्शन है लोड, बी ऑप्शन है पदार्थ और रुचता, मटेरियल रफनेस, सी ऑप्शन है मटेरियल, डी ऑप्शन है रफनेस। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। जो दो सतहों के बीच घर्षण का कारण क्या होता है, लोड होता है, मटेरियल रफनेस होती है, मटेरियल होती है, रफनेस होती है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया और काफ़ी बेसिक प्रिंसिपल्स जो हमारे फ्रिक्शन के होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, मटेरियल से भी रिलेटेड होता है हमारा। जब फ्रिक्शन होती है तो बेटा मटेरियल होना बहुत जरूरी है। रफनेस तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, जितना ज़्यादा रफ होगा फ्रिक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है बेटा, तो फ्रिक्शन जो होती है किस पे निर्भर करती है, पदार्थ पे भी निर्भर करती है, रुचता पे निर्भर करती है, लोड पे निर्भर नहीं करती। लोड बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। ठीक है ना, रफनेस सही है, मटेरियल सही है, और ये दोनों से ऑप्शन सही हैं, लेकिन पूरे तरीके से ऑप्शन जो सही है बी हमारा सही, दोनों चीज़ पर निर्भर करता है, इसीलिए 16 का ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। एक पिंड पर घर्षण उच्च होता है तब घर्षण गुणांक कितना होता है। द फ्रिक्शन ऑफ ए बॉडी इज हाई व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा पिंड पर घर्षण कब उच्च होता है, जब घर्षण गुणांक कितना होगा, निम्न होगा, औसत होगा, उच्च होगा, शून्य होगा। बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कि जो हमारा एक पिंड पे जो घर्षण बल लगता है वो घर्षण बल कितना होता है, कि जब हमारा घर्षण गुणांक हमारा अधिक होगा, कम होगा। तो अभी से मैं बता दूं, एक जो घर्षण एफ आपको पता है म्यू आर के बराबर होता है। तो एफ किस पे डिपेंड करता है, म्यू पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है। तो अगर एफ की वैल्यू उच्च है, मैक्सिमम कब होगी, तो या तो म्यू अधिक होना चाहिए, आर अधिक होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया कोफिशिएंट फ्रिक्शन की, तो अगर ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अधिक होगा तो ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन हमारा अधिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सी ऑप्शन सही है। 17 का ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है बेटा, निम्न हो नहीं सकता, निम्न होगा तो कोफिशिएंट फ्रिक्शन भी घट जाएगा। तो ऑप्शन 17 का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तो आप लोग देख लीजिएगा। यदि घर्षण का कोण शून्य है तो पिंड अनुभव करेगा। यदि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 0 द बॉडी विल एक्सपीरियंस सीमांत घर्षण, शून्य घर्षण, घर्षण के बल की गति की दिशा के प्रति सामान्य कार्य करेगा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, जीरो फ्रिक्शन होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ मोशंस, और नन ऑफ दीज। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, अगर हमारा घर्षण का कोण शून्य हो जाता है तो पिंड पे जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है म्यू जो होता है वो जीरो हो जाता है, और जो फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो हमारा शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, सीमांत घर्षण बल नहीं होता है जीरो पर। ठीक है, घर्षण की बल की दिशा के प्रति समान कार्य का, ये भी ऑप्शन गलत है, बाकी ये भी सही है, गलत है। तो केवल ऑप्शन 18 का बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोग देख लीजिएगा। सापेक्ष गति में दो सतहों के बीच घर्षण को कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ के रूप में जाना जाता है। द सब्सटेंस यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेज इन द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड। ए ऑप्शन प्रशीतक रेफ्रिजरेंट्स, बी ऑप्शन स्नेहक लुब्रिकेंट्स, सी ऑप्शन शोषक एब्जॉर्बेंट, डी ऑप्शन विलायक सॉल्वेंट। तो बेटा बताइए जल्दी से क्या होगा। जो सापेक्ष गति होती है दोनों सतहों के बीच को घर्षण करने के लिए कौन सा पदार्थ यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, ऑब्जॉर्बेंट या सॉल्वेंट। तो आप लोग को पता होना चाहिए बेटा कि लुब्रिकेंट्स का यूज़ किया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्नेहक जो पदार्थ होते हैं वो घर्षण को कम करते हैं, रेफ्रिजरेंट कम नहीं करते, ऑब्जॉर्बेंट भी कम नहीं करते, सॉल्वेंट भी कम नहीं करते। तो लुब्रिकेंट जो स्नेहक होते हैं हमारे, यही हमारे क्या होते हैं कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द घर्षण बल का विवरण करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रिक्शन फोर्स। पहला ऑप्शन है गैर संपर्क बल, दूसरा ऑप्शन है संपर्क बल, सी ऑप्शन है स्थायी बल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, तो निम्न में से कौन सा पारिभाषिक शब्द घर्षण बल का बताता है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, कौन सा टर्म्स होते हैं जो बेस्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, स्टैटिक फोर्स। तो बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो कोई कहीं से कहीं तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं पता चल रहा है आपका, मतलब कोई ना कोई कनेक्शन है भी नहीं बेटा फ्रिक्शन फोर्स से। अगर कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। डी ऑप्शन को हम लोग बाद में देखेंगे। ऑप्शन बी और सी की बात करें, संपर्क बल, हाँ बेसी बात है, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा तभी हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा।
स्थायी बल की बात की जाए तो ज़रूरी नहीं है बेटा कि अगर स्थायी बल होगा तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर हमारा मूविंग फोर्स भी होगा, चलने वाला बल भी होगा, तो भी हमारा फ्रिक्शन लगेगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा सी ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण ही फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, बाकी डी ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स ही होते हैं जिनके कारण हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से विवरण दे सकते हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के जो टॉप 20 क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके हैं, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आता है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए बेटा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल है, इसके थ्रू आप ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, या बाकी हमारी मेल आईडी है। और बाकी हमारे अदर ब्रांचेस के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी हिमांशु सर, वर्मा सर है जो आप लोग को कवर करा रहे हैं। आप देख सकते हैं सचिन प्रताप सर भी हैं, अंकित दत्त सर भी हैं जो सिविल डिपार्टमेंट के हैं। सारे फैकल्टीज़ हैं, आप लोग सिविल के अगर कोई भी फ्रेंड्स होगा उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मैकेनिकल में आशीष अग्रवाल जी पढ़ा रहे हैं आपको, अमित कुमार सिंह भी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उसमें राशिद सर पढ़ा रहे हैं कुछ सब्जेक्ट्स को, और बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट है जो गुफराना अंसारी मैम पढ़ा रही हैं आपको। ठीक है बेटा, और धीरे धीरे हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को भी कवर करें। तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी फ्रेंड्स पढ़ सकें। क्योंकि हमारा जो चैनल है बेटा, इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों ब्रांचेस के सारे कोर्सेज को कवर किए जा रहे हैं और MCQs को कवर कर रहे हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी को बता दीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।